वेलकम बैक गुलचर का। नाज़रीन, बात हो रही थी कि शौकत अजीज़ को कुछ सजेशंस दी गाबा साहब ने, और फिर उस दौरान उन्होंने जो है वो अपनी मेहनत की बात कर रहे थे कि शॉप उन्होंने बनाई, यहाँ से एक्सपोर्ट माल किया जाता था और फिशरी को बेहतर बनाया जा सकता था। वियतनाम की उन्होंने मिसाल दी। बात यहीं से आगे शुरू करते हैं। जी सर। तो फिर उस दौर के अंदर हमें डायरेक्टर बनाया। जब हम 7 डायरेक्टर हम लोग थे विराट के लोग, और 6 डायरेक्टर, 4 सूबे के 4 सेक्रेटरी थे, और एक फेडरल सेक्रेटरी ज़ियाउर रहमान था जो हमारा चेयरमैन था, और एक फिशरी कमिश्नर था। जो वो 6 डायरेक्टर वो थे, 7 हम लोग थे। तो हमें बताया गया भाई ये एक प्राइवेट के हम इसको ये कंपनी बना रहे और आप लोग को उसको चलाना है। फिर ज़ियाउर रहमान साहब चले गए। जब चले गए तो उसके अंदर किसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया। फिर दूसरे आए तो वो बोलता नहीं, ये गवर्नमेंट के पीछे है। एक टाइम ऐसा आया, मैं देखता हूँ भाई ये मीटिंगें चल रही है और होटल इसके अंदर यूज़ हो रही है, बड़े बड़े खाने हो रहे हैं। हम लोग ने जब मेहनत की ना, हमने अपने लगन के साथ हमने अपनी ऑफिस बाद में बनाई। पहले अपनी फैक्ट्री को बनाया, पहले अपनी चीज़ को बनाया। 3 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। 3 करोड़ रुपए का सामान का हमारी अप्रूवल नहीं थी। जब 10 लाख रुपए से सामान मंगाना उसको अप्रूवल लेनी है, तो मैं तो कभी भी उसको एडवाइस नहीं करता 3 करोड़ रुपए के कैश फार्मिंग मंगा ले। हमारे पास बांस होते, बांस के नीचे ये 20-20 लीटर के डब्बे होते, तो उससे हमारी कैश फार्मिंग हो सकती थी। जब 20 से 25 हज़ार रुपये में एक फार्म हम बना सकते थे, तो हर गरीब आदमी को हम ये फार्म दे सकते थे। मेरी जो पॉलिसी थी, मैं बोला हम 40 फार्म एक आदमी को बना के दे देवे। उसको बोले भाई 3 लाख रुपए दो। 3 लाख हमारी बोर्ड खर्च करती, 3 लाख हम उसको बैंक से फाइनेंस देते। उस तरीके से हम उसको कामयाब करते। तो करते करते एक एक इलाके के अंदर ऐसे हज़ारों कैश फार्मिंग होते। तो ये $1 मिलियन या $1 बिलियन का एक्सपोर्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर कोस्ट गार्ड के शहजाद साहब थे, डीजी थे, उसने बेचारे ने बुलाया तो बोला आप हमारे साथ मिल के करो। मैं बोला सर मैं बलूचिस्तान के अंदर काम करता हूँ, मेरी उधर माशाल्लाह सब लोग इज़्ज़त करते हैं, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, फिर यहाँ मेरे मेरे साथ सब सलाम दुआ है, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर हालात नहीं थे उस टाइम बस सही। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सबको बताऊँगा, मैं बलूचिस्तान के अंदर जब फैक्ट्री लगाई है, मुझे हर आदमी ने वहाँ इज़्ज़त दी, हर आदमी ने मुझे बहुत अच्छी निगाह से देखा। तो मुझे मुझे कोई बोलते तूने बलूचिस्तान कैसा काम किया, मैं तो हाँ, यही बलूचिस्तान सवाल के मैं करने वाला था। लोग कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में जाकर कारोबार करना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपको किसी किस्म की वहाँ पर कोई मुश्किल, कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा? कोई कोई मिसाल नहीं, मुझे 0.1% भी कभी तकलीफ नहीं आई। अल्लाह ने बहुत अच्छी इज़्ज़त दी, उस लोग ने सब ने मेरी इज़्ज़त की हर जगह, जीवनी, पसनी और मारो सोनमियानी, कभी तकलीफ नहीं आई। मैं तो बोलता हूँ बल्कि मुझे कराची में 100 तकलीफें आई। कराची के अंदर तो आपकी सोच है, मैंने जो यहाँ फैक्ट्रियाँ थी जो 25-30 साल से बंद थी, जिसके अंदर आपके बैंक के पैसे, आपके हार्बर की पेमेंट, आपकी एक्साइज की पेमेंट, आपकी इनकम टैक्स की पेमेंट, वैसी कंपनियां 25-25 साल से बंद थी। ऐसी 5 फैक्ट्रियां मैंने जो 25-30 साल से बंद फैक्ट्रियां मैंने खरीदी, आज वो 5 की 5 फैक्ट्रियां चल रही है। एक एक फैक्ट्री का कम से कम 100-100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा। आज एक एक कंपनी में 400-400 लोग काम करते होंगे। कोई मुझे शाबाशी देने के बजाय मुझे बहुत प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ जब से ये हार्बर बना है, 84 से मेरे हिसाब से हार्बर बना है, वो हार्बर हमें तो सोने जैसा बना के दिया था। कायम अली शाह साहब ने हमें 52 करोड़ रुपये दिए, 52 करोड़ रुपये दिए फिशरी को अपग्रेड करने के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है 52 करोड़ गए किधर। आज हार्बर के जो भी सिस्टम में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो तो फिशरी को तबाही के रास्ते पे लेके आए। हार्बर हमारा सिस्टम में होता तो आज हार्बर हम एक खूबसूरत हार्बर होता, और आज हम पूरी दुनिया के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे होते। अभी तो हमें यूरोप ने बैन किया है। जिस तरह से इस लोग की लापरवाही है, हम दुनिया में बैन नहीं हो जावे। हम तो ये 300-400 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उससे भी नहीं रह जावे जिस तरह अच्छा से सर, हालत है। ये अभी आपने बात की कि उस वक्त जो है ना वो प्राइवेट करने का इरादा था फिशरीज़ को, अभी फिर गवर्नमेंट के अंडर कर दिया है। क्या बेहतर है फिशरीज़ के लिए, प्राइवेटाइजेशन
या फिर ये गवर्नमेंट के अंडर रह के ही काम करें? नहीं, ये काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, एक हार्बर है पूरा, गवर्नमेंट ही इसको देख सकती है। प्राइवेट को देंगे तो किस तरह से, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है अभी। वो तो जो भी ऐसे इसके अंदर जिसके नॉलेज है, जिसकी समझ है, जिसके पास एजुकेशन है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फिशरी के अंदर जो भी करप्ट लोग हैं ना, जो भी करप्ट लोग हैं, उसको एक साइड करो। जब तक एक्शन नहीं लोगे, किसी को सज़ा नहीं दोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, फिशरी में जो गलत माल लेके आवे उसको 10 मिनट की ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग के साथ वो माल फिर भी गलत लाता है, सिस्टम में नहीं लाता, उसको 15 दिन बाहर जाने की परमिशन नहीं दियो। जब वो माल अच्छा लाता है उसको 5,000 रुपया इनाम दियो। पूरे साल में वो अच्छा माल लाता है, उसको 10 लाख रुपया इनाम दियो। उसको बोले पूरे साल अच्छा माल लाया। फिशरमैन 100 करोड़ से ज़्यादा की कमीशन देता है, तो उसका हक है भाई उसके ऊपर काम करे। उसने बर साहब ने एक कमेटी भी बनाई है, उसका सरबराह मुझे बनाया है। अभी हम लोग को, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो 2 मीटिंगें हुई है, अभी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये कमेटी किस सिलसिले में बनाई है जी? इसको वो मैं तरक्की देने आपको, के, इस्लाहात के सिलसिले में? यही मेरे को ये बताया गया। मैंने इस लोगों को गाइड किया, भाई आप माल जो लाते हैं उसको 10 मिनट की ट्रेनिंग दियो। जब उसको बाहर जाने की परमिशन लेनी होती है, कस्टम से परमिशन लेनी होती है, हार्बर से परमिशन लेनी होती है, फिर उसको बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। तो मैंने इस लोगों को बताया उसको 10 मिनट की ट्रेनिंग दियो। तो फिर बर साहब ने एक इसके ऊपर कमेटी बनाई, उसका कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया हुआ है। हम 2 मीटिंग कर चुके हैं। अभी कहाँ तक सब लोग साथ देते हैं। जब उसको आप इनाम नहीं दोगे, जब तक आप उसको सिस्टम नहीं लाओगे और उसको सज़ा, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी। अभी बूला गुजा गुजी बंद है। अभी आप जाओ, 1-2 को पकड़ लेते, हज़ारों पकड़ रहे होते। भाई उसको ये कैश फार्मिंग दो। ये बूला गुजा, उसके बाद नेट पड़े हुए, उसके बाद जाले पड़े हुए, ये हम बिलियनों में आ जाएंगे, बिलियन के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के अंदर। हमारे पास 1100 किलोमीटर समंदर है। मैं बोलता हूँ ना, फिशरी का ना माँ है ना बाप है। कोई जो हमारी नॉलेज है, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमारे को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, ये फिशरी से कमाया है। बड़ी खूबसूरत बात है जी। देखें, सज़ा और जज़ा का जो तस्वुर है पूरी दुनिया के अंदर राइज है, ठीक है। अब आप मतलब सज़ा दें, जज़ा न दें, काम फिर भी नहीं चलेगा। जज़ा दें, जज़ा का मतलब क्या कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको उसके एवज़ आप इनाम दें, ठीक है, तो फिर जो है ना वो सज़ा और जज़ा का तस्वुर अगर यहाँ पर लागू किया जाए, ये कहना है काबा साहब का, तो फिर फिशरीज़ के अंदर बेहतरी आएगी। फ़िशरमैन अगर अच्छा काम करता है, आप उसको इनामात से नवाजें, आप देखें कि उनके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगी, जज्बा ज़्यादा होगा और वो आगे जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा सर, आप एक बड़ी भरपूर कारोबारी शख्सियत है कराची के अंदर। कराची के अंदर जो है ना वो सनतकारों को किस किस्म के मसाइल का सामना है? अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, अभी हमने सुना था जो है कि आपके साथ जो है वो कस्टम वालों ने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी ज़्यादतियाँ की, आपकी मशीन्स रोक दी गई। अभी आप जो है एक नई फैक्ट्री जो है वो कायम करना चाह रहे थे, हालांकि वो फैक्ट्री भी आप जो है किसी की ख्वाहिश पे काम करना चाह रहे थे, अपनी ख्वाहिश पे नहीं, ठीक है, कराची के लोगों को जो है ना वो बूस्ट अप करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कस्टम वाले ने आपकी बहुत सारी मशीनें, ये क्या सच है? पहले तो ये बताएं। बिल्कुल सच है। मैं आपको बताऊं, जो अंधेर देखें मुल्क के अंदर, कस्टम वाला अपना जो PC1 बनाता है, अपनी कानून खुद बनाता है। मैं बोलता हूं, आप सोचो, मशीन बाहर से ग्रासों की मशीन थी आई, तो जो 3 मशीनें पहले उसने छोड़ दी, चौथी मशीन मेरे बेटे ने मंगा ली। हमने नई फिशरी, जो कोरंगी हार्बर 28 साल से बंद था, अरबों रुपए लगे हुए थे, ज़ियालों के टाइम पर वो हार्बर बना है, और वो फैक्ट्री मैंने कंप्लीट की। मशीनें मेरी आई, वो तो बिल्कुल जंगल और बयाबान था, और वहाँ पर तो जो है ना वो बिल्कुल वे कुत्ते घूम रहे थे। वो आलीशान जगह है, आलीशान हार्बर है, जो हम यूरोपियन यूनियन को बताए हुए, तो यूरोपियन यूनियन का तो वो हार्बर है, पूरा खूबसूरत हार्बर है। और वो हार्बर के अंदर रिक्वेस्ट की, मैंने वहाँ फैक्ट्री लगाई, मैंने जितना पैसा था, जितना जहाँ से ले सका, जो बैंक से फाइनेंस ले सका, वो फैक्ट्री वहाँ कंप्लीट की, मशीनें मंगाई। जब मशीनें आके कस्टम ने पकड़ ली, रोक दी। भाई मैंने बोला आपने पहले 3 को छोड़ दिया, वो भी एक्सपोर्टर है, हम भी एक्सपोर्टर है, हमने अभी मंगाई है, तो आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? तो फिर उस लोग ने बोला नहीं, हमसे पहले गलती हुई, अभी हम गलती नहीं कर सकते। फिर वो मशीनें मैं कस्टम कोर्ट गया, कस्टम कोर्ट ने मुझे अलाउ कर दिया।
फिर 80 दिन के बाद मुझे बोलते हाँ क्या करना है मशीन का। मैं बोला मेरे हक है, मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिले। फिर वो मशीनें मेरी वो अपील में चले गए। फिर चलता 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 कोई 8 साल हो गए, 8-9, मेरी फैक्ट्री 5 साल 4 साल तो फैक्ट्री रुक गई उधर। अभी आप सोचो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, कम से कम नहीं होगा तो 25-30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, बैंकों के मार्कअप, वहाँ मेरा स्टाफ, वहाँ तनख्वाह, मिस्त्री। चलो अल्लाह ने मुझे फिर भी बरकत दी है, अल्लाह का लाख शुक्र है। कहने का नहीं, इसकी मतलब है वजह नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर उसकी वजह जब वो मशीनें मेरी दवाई, फिर उसके बाद दूसरों की मशीन आई जो कम से कम मैंने 30 पेपर तो मैंने दे दिए, भाई सर ये सुपर स्टार, ये फलाना, ये कंपनी, इस कंपनी के सबके मशीनें आपने छोड़ दी। क्या मैंने रिश्वत नहीं दी, उस वजह से मेरी मशीन रुक गई? मैं आज आपको दावे से कहता हूँ कम से कम 150 मशीनें उसके बाद आई है, 150 मशीनें सेम मेरी मशीन आज भी मेरी कस्टम में है। क्या ये अंधेर नहीं है? ये मुल्क के अंदर इतना अंधेर होगा जो आप सोचो। आज भी, आज 8 साल हो गए, वो मशीनें मेरी क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरा क्या क्या गुनाह है? क्या मैं तो एक नेशनल जो हार्बर आपका कितने साल से बंद, मैंने उसके बाद मैंने भी 4-6 मशीनें मंगाई, वो एजेंट के थ्रू मंगाई। भाई अभी हम एजेंट से कैश पैसा दिया, ले लिया। अभी हर मेरी फैक्ट्री में वो ग्रासों की मशीन है। आज मेरी मशीन कस्टम में रुकी हुई है, कोई कस्टम को पूछने वाला है? देखिए जी, ये जो बात है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो ज़रूर रोकूंगा कि अगर कोई पाकिस्तान में काम करना चाहता है, कहते हैं जी पाकिस्तान का जो है ना वो बिजनेसमैन, पाकिस्तान का सनतकार मुल्क को छोड़कर कहीं बाहर जाके कारोबार कर रहा है। कोई कराची के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी पिछले दिनों जो है ना वो ज़्यादातर बांग्लादेश मूव कर गए थे। तो उसकी वजह क्या थी? इसके पीछे जो है ना वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाहर लाएंगे, यहाँ के लोगों को, सनतकारों को फ़ायदा देंगे। खान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, यहाँ के सनतकारों को जो है ना आप आसानियाँ पैदा करें, लेकिन ये पहले कस्टम वालों को तो इनका तो किबला दुरुस्त कर लें कि अगर कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाह रहा है लेकिन उसकी जो है ना वो मशीनें रोक दी जाती हैं, 5-5 साल ज़ाया कर दिए जाते हैं। तो आप देखें कि कारोबार अगर 5 साल तक रुके, पता नहीं कितनों के रुके होंगे, एक गाबा साहब तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये जो बिज़नेस पाकिस्तान को मिलना था, जो पाकिस्तान की मईशत में इजाफा होना था, तो इसको जो है इसका कसूरवार कौन है? ठीक है, पहले तो इनका किबला जो है ना वो ज़रूर दुरुस्त करना चाहिए। तो ये एक जो है ना वो दर्द दिल है, इस तरह के सनतकार जो है ना वो आपके सामने मतलब रखते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक मकाम ऐसा आया, मैंने कहीं आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि शुरू में आप पार्टनरशिप पे कहीं पर एक जो है ना वो मिल चला रहे थे या एक फैक्ट्री आपने कायम की थी। आपके जो पार्टनर थे वो उनको फिर छोड़ना पड़ा, उनको फिर ये सारा, फिर आप अकेले आ गए, फिर जो है ना वो कर्ज़ों के अंदर दब गए, फिर बैंक आपको कर्ज़ा भी नहीं दे रहा था। वो ज़रा स्टोरी सुनाएं। एक ऐसा माहौल आपके ऊपर आ गया था कि हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा था। तो फिर कैसे आपने उसको ओवरकम किया? उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊँ, मैं कभी पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्यों? मुझे पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी, पाकिस्तान ने मुझे रोज़गार दिया, पाकिस्तान ने मुझे एक मकाम दिया। तो मैं तो अपनी कब्र पाकिस्तान में बनाऊँगा, कभी पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। बाकी आप बोलती हो जो ये मसला ये था, सुनहरी बैंक नई नई खुली थी, तो सुनहरी बैंक ने मुझे बहुत हेल्प किया था, बहुत अच्छा। मैंने उस दौर के अंदर जब पसली कंपनी बनाई और जीवनी का कंपनी बनाई, तो उस लोगों ने बोला भाई हम आपके साथ जो टर्नओवर कर रहे हैं कराची के लिए, तो आपने बलूचिस्तान में जाके कैसी फैक्ट्री लगाई? तो उस लोग ने मेरा फाइनेंस रोक दिया। जब उस लोगों ने फाइनेंस रोक दिया तो मुझे प्रॉब्लम आई। उस दौर में तो रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे, तो मैं तो यहाँ से जो माल तुरबत पंजगूर पसनी आता था। फिर जब फैक्ट्री मैंने कंप्लीट की तो रास्ता ही नहीं थे, तो माल कैसा लेके जाऊँ? फिर अल्लाह ताला ने खुद मुझे कस्टम में लांच ऑक्शन हुई, वो लांच मुझे मिली, फिर समंदर के थ्रू माल लेके गया। 14 साल वो लांच चलाई। 14 साल में मुझे याद नहीं है कभी मेरी लांच ख़राब हुई, कभी मेरा माल ख़राब हुआ। अल्लाह ताला ने वो लांच मुझे बरकत दी लांच से। आज भी वो लांच मेरे पास है, वो टूरिज़म के लिए मैंने बनाई है। 4 फ्लोर लांच है जो 200 लोग आ सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो लांच मेरे पास रहेगी, और एक अच्छी लांच है, मुझे अल्लाह ने वो लांच से बहुत बड़ी बरकत दी है। बस वो मेरी एक ज़िंदगी का है। यानी आप मतलब इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं नाजरीन को कि परेशानियाँ आती हैं, हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन आपने जो है वो दिल को छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, अपनी कोशिश को जो है ना वो आगे बढ़ाते रहना, आगे चलते रहना है। अच्छा सर, थोड़ा सा कराची पे आए। कराची
जो है आपकी नज़रों ने इसको देखा होगा, बचपन भी देखा होगा। वैसे तो आप शुरू में ही कारोबार में गए, तो कराची 60 जो है ना 1960 1970, अगर 80 से पहले का कराची, अब का कराची, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वक्फे के बाद हम देखेंगे आपकी नज़र से कि पहले का कराची कैसा था, अब का कराची कैसा है। पहले अच्छा था, अब अच्छा है क्या? आपकी नज़रों ने उसको कैसे देखा? गोलीचारों का वादे बुत्ता या ओशते ओशते पद्मशु में पता सारे भी है जमर में।